मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और इस लेक्चर में मैं बहुत ही एक प्यारे और मुझे लगता है कि शायद अर्थशास्त्र पर जितने भी आप लोगों ने लेक्चर्स सुने होंगे या आगे चल कर के सुनेंगे, उनमें से सबसे अधिक सरल और अत्यंत व्यावहारिक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। और इस टॉपिक का नाम है उत्पादन के कारक, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक कहने का मतलब है कि जब कोई भी वस्तु उत्पादित की जाती है, बनाई जाती है, तो उस वस्तु को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। जब मैं कह रहा हूं कोई भी वस्तु, तो देखिए अर्थशास्त्र में हम इसे दो रूपों में देखते हैं। एक तो वस्तुएं हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, आपके हाथ में कलम है, ये वस्तुएं हैं, राइट। और दूसरी वह चीज होती है सेवाएं, जिन्हें हम सर्विसेज कहते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र में जब हम इस तरह की बात करते हैं, या कह लीजिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जब इसकी हम परिभाषा देंगे तो उसमें फिर हम शामिल करते हैं कि किसी भी वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इनपुट्स। आइए इसे हम थोड़ा सा उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो किसान खेती करता है, सीधी सी बात है, वो खेती कर रहा है, तो उत्पादन उसका क्या है? उत्पादन है उसका फसल, चाहे वो गेहूं उत्पादित कर रहा हो, चाहे वो चना उत्पादित कर रहा हो, चाहे वो अरहर दाल उत्पादित कर रहा हो, ये उसका उत्पादन है, राइट। अब आप देखिए कि सामान्य तौर पर तो हमें लगता है कि ठीक है, किसान अपनी चीज़ें बो रहा है और फिर काट रहा है और बाजार में बेच रहा है। लेकिन जब आप उसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, जो कि अर्थशास्त्र करता है, तो फिर आपको उसमें पता लगेगा कि एक किसान को बाकायदे खेत के लिए ज़मीन चाहिए, इसके बाद उसकी जुताई करने के लिए उसे बैल चाहिए, फिर बोने के लिए बाकायदे बीज चाहिए, फिर उससे खाद भी चाहिए, और फिर उसे अगर बीमारी लग जाती है फसल को तो कीटनाशक भी चाहिए, और अगर उसके पास ज़मीन ज़्यादा है तो बाकायदे उसे लोग भी चाहिए, जिसे आप कहते हैं कृषि मजदूर भी चाहिए, ताकि वो पूरे ज़मीन पर फसल बो सके। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर सिंचाई के साधन भी चाहिए, फिर उसे कटाई करने के लिए लेबर चाहिए, तब कहीं जाकर के उसका वह उत्पादन हमारे सामने आएगा। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई एक सामान्य से चीज वस्तु के उत्पादन के लिए, जो हम परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र में वस्तु की बात करते हैं तो केवल कृषि पदार्थ ही नहीं होता, बल्कि औद्योगिक पदार्थ भी होते हैं। औद्योगिक पदार्थ आप जानते हैं, जिसे आप वस्तुएं कहते हैं। हम और आप घर में ढेर सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारी बाइक हो, ये सारी चीज़ें वस्तुएं ही हैं। तो अब हमें देखना यह होगा कि परंपरागत यानी कृषि से लेकर, या कह लीजिए कृषि उत्पाद से लेकर के औद्योगिक उत्पाद तक के उत्पादन के लिए जो फैक्टर्स जरूरी हैं वो क्या हैं। हालांकि जब मैं यदि आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जैसे उत्पादन की मैं बात करूं तो आपको लगेगा कि फैक्ट्री के लिए एक ज़मीन चाहिए सर, इसके बाद तो फिर उसके लिए मशीन भी चाहिए, इसके बाद फिर लोग भी चाहिए, उसके लिए फिर टेक्नोलॉजी भी चाहिए, उसके लिए फिर एक उद्योगपति भी चाहिए, उसके लिए फिर धन भी तो चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, उसके लिए कच्चा माल चाहिए। इस तरह से ढेर सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी, और इनफैक्ट जितनी भी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं वो सही भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम एक एक वस्तु के उत्पादन के अलग अलग कारकों को जानेंगे, या हमें याद रखना चाहिए? तो जो शास्त्र होता है, किसी भी विषय का एक जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, वो करता क्या है? वो सारी वस्तुएं इकट्ठे कर लेगा, हर क्षेत्र की वस्तुएं, या कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र की वस्तुएं। इसके बाद उन्हें बाकायदे वर्गीकृत करेगा कि हम इन्हें कितने वर्गों में बांट सकते हैं। और फिर जब वो वर्गों में बांट लेगा तो फिर उसे लगेगा कि नहीं, ये जितनी भी वस्तुएं हैं इनको हम बाकायदे 3 भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं, और इन इन वस्तुओं को पहले भाग में डाल दें, इन इन वस्तुओं को दूसरे भाग में डाल दें। और इस तरह से फिर वो आपके अध्ययन के लिए एक लेसन तैयार कर देता है, एक टॉपिक तैयार कर देता है, और जिसे हम यहाँ कह रहे हैं उत्पादन के कारक। यानी कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और देखिए, जब हम कहते हैं किन इनपुट्स की ज़रूरत होती है, तो वो केवल प्राइमरी इनपुट्स है। प्राइमरी मतलब इस सेंस में कि जो अनिवार्य ही हैं, जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, राइट।
तो बहुत ही सिंपल सा है फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में ले आएं और अगर आप सोचें तो मुझे सच पूछे तो बहुत अच्छा लगेगा कि इस वस्तु के बनने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप एक लिस्ट बना लें। उस लिस्ट को बनाने के बाद फिर अब जो मैं 4 कारकों की बात करने जा रहा हूं, इन 4 कारकों में उन वस्तुओं को विभाजित करने की कोशिश करें। क्या ये पहले भाग में आ रहा है, ये दूसरे भाग में आ रहा है, ये चौथे में आ रहा है, तो आपकी थोड़ी सी, आप यूँ कह लीजिए कि थोड़ी प्रैक्टिकल भी एक तरह से हो जाएगा, आपका अभ्यास भी हो जाएगा। अदरवाइज आप नहीं करना चाहें तो मत भी कीजिए, ऐसा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैंने जो शुरू में कहा कि ये बहुत ही सरल है, बहुत ही अनुभवजन्य है, इसलिए कि यहाँ आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई नहीं देगा। चीज़ें बहुत ही स्ट्रेट हैं, बहुत ही आसान हैं। यहाँ तक है कि ज़्यादातर मान करके चलिए कि एग्जामिनेशन में कोई सीधे सीधे इसके बारे में पूछा भी नहीं जाता है आपसे कि उत्पादन के कारक कितने होते हैं, बताइए। फिर आप सोच सकते हैं कि फिर बताया क्यों जा रहा है। आपको 2 कारणों से बताया जा रहा है। पहला, मुझे नहीं लगता कि इसके जाने बिना आप अर्थशास्त्र की मूलभूत जानकारी हासिल कर पाएंगे। ये अर्थशास्त्र का आप यूं कह लीजिए कि जो मूलभूत ज्ञान होता है अर्थशास्त्र के संबंध में, उनमें से एक है। अरे देखिए, हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वही अर्थशास्त्र है। तो आपको क्या लगता है कि खेती इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, उद्योग इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, यहां तक कि सेवाएं भी तो कहीं ना कहीं वस्तुएं ही हैं जो आप दूसरे को सेवा के रूप में प्रोवाइड करते हैं। तो अर्थशास्त्र उसे अलग से नाम देता है, वो कहता है सेवाएं। तो ये जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आपको मालूम तो होना चाहिए कि ये होती कैसे हैं, ये तैयार कैसे की जाती हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जब आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको कहीं ये शब्द पढ़ने को मिल जाएगा, उत्पादन के कारक। मान लीजिए कि एक वाक्य आपने पढ़ा कि उत्पादन के कारकों के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई। तो अब आप समझेंगे, कैसे समझेंगे इसे कि उत्पादन के कारकों के मूल्य में वृद्धि हो गई, कहने का क्या मतलब है। ठीक है, सामान्य तरीके से आप उसे रट जाइए, लेकिन रटने से बात नहीं बनेगी, है ना। इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रख करके मैंने सोचा कि एक छोटा सा ही सही, बहुत ही सिंपल तरीके से ये इसके बारे में आप सबको कुछ बताया जाए। और मैं यहाँ बहुत ही सामान्य जानकारियाँ ही आपको इस टॉपिक के बारे में देने जा रहा हूँ। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, जो उत्पादन के कारक हैं, पहले मैं उन 4 के नाम बता दूं ताकि आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन तैयार हो जाए, और फिर मैं अलग अलग उनको लेकर के आपसे डिस्कस करूंगा। पहला है लैंड, जिसे हम कहते हैं भूमि। दूसरा कारक है लेबर, जिसे हम कहते हैं श्रम। तीसरा जो कारक है वो है कैपिटल, जिसे आप कहते हैं पूंजी। और चौथा जो कारक है वो है इंटरप्रीनियरशिप, जिसे आप कहते हैं उद्यमिता। मूल रूप से ये 4 कारक माने जाते हैं और शुरू से माने जा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अब धीरे धीरे हमारी आर्थिक व्यवस्था जैसे बढ़ती जा रही है, उत्पादन का स्वरूप बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें कुछ और भी ऐड ऑन किया जाने लगा, कुछ और भी लोग जोड़ देते हैं। जैसे कुछ लोग टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ा कारक मानते हैं, उत्पादन का कारक मानते हैं, लेकिन एक दूसरे अर्थशास्त्री कहते हैं कि नहीं, जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे कैपिटल का पार्ट है। कुछ लोग मैनेजमेंट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि नहीं, वो उद्यमिता में ही शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़े बहुत आप कह लीजिए विवाद की स्थितियां हैं भी, लेकिन अभी तक जो मूलभूत कारक माने जाते हैं वो फ्रेंड्स ये 4 ही हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो आइए शुरू करते हैं लैंड से, जमीन। देखिए, जब मैं जमीन की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में सीधे ही जमीन का क्या आ जाएगा, खेती के लिए जमीन, या कोई प्लॉट है जिस पर आप मकान बना रहे हैं। सामान्य रूप में हमारे दिमाग में यही बात आती है, और इनफैक्ट वो उत्पादन का कारक है भी। अगर आपको फैक्ट्री खोलनी है तो आपको ज़मीन चाहिए, खेती करनी है तो आपको ज़मीन चाहिए, आपको ऑफिस बनाना है तो आपको ज़मीन चाहिए। ज़मीन तो चाहिए, आप हवा में कोई काम नहीं कर सकते, भले आपको ज़मीन का छोटा सा ही टुकड़ा चाहिए। इसीलिए ज़मीन को प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। ये उत्पादन का बहुत ही प्राथमिक कारक है। ज़मीन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप हवाई जहाज का काम कर रहे हैं, चलिए आप हवाई जहाज की आपकी कंपनी है, आप हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन उतरने के लिए तो ज़मीन चाहिए। तब एयरपोर्ट के बिना आप कैसे हवाई जहाज का काम करेंगे, बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो ज़मीन प्राइमरी कारक है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र में इसकी बात करते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी विस्तृत हो जाती है, व्यापक हो जाती है। और मार्शल ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो देखिए वो क्या कहते हैं, कि वो कहते हैं कि जो ज़मीन है बेसिकली गिफ्ट ऑफ नेचर है, जिसे आप एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं।
लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे किसी प्रोडक्शन में यूज होते हैं, ऐसे नहीं, हमारे प्रोडक्शन में जो यूज हो रहे हैं और जो नेचर ने हमें गिफ्ट के तौर पर दिया है। जैसे जमीन गिफ्ट के तौर पर दी है, वो लैंड है इकोनॉमिक डेफिनेशन में। वाटर है, जल है, एयर है, हवा है, हीट है, ताप है, लाइट है, प्रकाश है। इसके लिए हमने न तो कोई नेचर को कुछ धन दिया है और न ही हमने इसे बनाया है, बल्कि सब कुछ यह हमें नेचर ने एज ए गिफ्ट दिया है, उपहार के रूप में दिया है। जैसे इसके अंदर आप ले लीजिए, तेल ले लीजिए, नेचुरल गैस ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, फॉरेस्ट ले लीजिए, वन, ये सब के सब नेचुरल गिफ्ट हैं। तो जो मैंने अभी आपको नाम बताए, तो देखिए इसमें दोनों ही शामिल हो जाते हैं। एक है रिन्यूअल, जो रिन्यू होता रहता है, जैसे फॉरेस्ट को आप काट दीजिए फिर से लगा सकते हैं, वही फॉरेस्ट हो जाएंगे, तो ये रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसी के तहत नॉन रिन्यूअल भी है, जैसे कोयले की खदान, कोयला नॉन रिन्यूअल है, ऑयल नॉन रिन्यूअल है। तो इसमें रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज ऑफ नेचर दोनों आते हैं। तो देखिए यहाँ जमीन की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी बदल गई है। अब आप देखिए कि जब हम जमीन की बात करते हैं तो एक दो चीज़ें, उसका जो चरित्र है आपके समझ में आ जाएगा। पहला तो यह है कि क्वांटिटी में ये फिक्स है ना, जो प्रकृति ने हमें दे दिया है लगभग लगभग वो निश्चित है, उसे हम ज़्यादा बदल नहीं सकते। फिर यह है कि ये परमानेंट जैसा होता है। परमानेंट ये है कि एक स्थायी जैसा होता है, इन्हें आप मूव नहीं कर सकते। ज़मीन जहाँ है, खदानें जहाँ हैं। अब ये बात अलग है कि खदानों से हम चीज़ें निकाल करके, मिनरल्स निकाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो खदानें हैं वो तो एक ही जगह हैं। तो आप कह लीजिए कि ज्योग्राफिकली, भौतिक रूप से ये मोबाइल नहीं होते हैं, ये चलायमान नहीं होते हैं, है ना। हाँ, ये बात जरूर है कि इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो उद्योगों के नेचर के अनुसार कम अधिक होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर बनाना है तो उसके लिए थोड़ी सी जमीन चाहिएगी, लेकिन आपको खेती करना है तो उसके लिए बहुत सी जमीन चाहिए, है ना। तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम अधिक होता रहता है। यहां जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र की भाषा में लैंड के बदले में जो आपको मिलता है उसे हम कहते हैं रेंट। रेंट मतलब अगर आपको जमीन का किराया मिल रहा है उसे भी हम रेंट कहते हैं। आपको जो कुछ भी उसके बदले में मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, अर्थशास्त्र की भाषा में वह रेंट कहलाता है। फ्रेंड्स, जो दूसरा कारक है वह है लेबर। देखिए, जब हम लेबर कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या है कि वो श्रमिक आ जाते हैं, है ना, जो इकट्ठे होते हैं और रोजाना काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो लेबर का मतलब है वो श्रम से है, याद रखिए, ये श्रम से है। और जब हम श्रम की बात करते हैं तो दोनों ही प्रकार के श्रम से है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम भी। यहाँ हमें थोड़ा सा अपने कंडीशन्ड माइंड को थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा, थोड़ा सा बदलना होगा। मतलब ये नहीं कि केवल मनुष्य जो एक शारीरिक श्रम करता है वो, और जो आप कह लीजिए कि सड़कें बना रहे हैं और खदान में काम कर रहे हैं या कारखानों में काम कर रहे हैं, वही लेबर है। नॉट एट ऑल। यहाँ लेबर का मतलब है ह्यूमन एफर्ट, मानवीय प्रयास को हम यहाँ लेबर कह रहे हैं। और वह मानवीय प्रयास जिसका उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, जिसका उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। मैं मनुष्य हूं, मैं प्रयास कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं तो फिर ये लेबर में शामिल नहीं होगा। सीधा सा अर्थ है इसका कि वह मानवीय प्रयास जिसका उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, और इसमें शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों शामिल हैं। राइट। अब आइए हम इसके थोड़े से कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि लेबर क्या है। देखिए, ये जितने भी हमारे उत्पादन के कारक हैं उसका सबसे ज़्यादा एक्टिव फैक्टर है, सबसे ज़्यादा एक्टिव फैक्टर है। देखिए, लैंड अपने आप में एक्टिव फैक्टर नहीं है, वो पैसिव फैक्टर है। वो तो पड़ा हुआ है। जब तक आप उस पर कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं देगा। लेकिन लेबर तो अपने आप में एक्टिव फैक्टर है, या कह लीजिए कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में वो अपने एक्शन के जरिए जान डाल देता है। अगर श्रम ना हो तो आपके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, आपके पास बहुत ज़मीन है, आपके पास करोड़ों अरबों का कैपिटल है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया कि लेबर सबसे बड़ा एक्टिव फैक्टर है। और इसकी जो क्वालिटी है लेबर की,
हर लेबर के हिसाब से बदलती रहती है, यानी कि हर व्यक्ति की जो अपनी क्वालिटी है या कह लीजिए कैपेसिटी या प्रोडक्शन है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह अलग अलग होती है। और ये अलग अलग जो होती है वो डिपेंड इस बात पर करती है कि वो कितना स्किल्ड है, यानी कि उसको कितना ट्रेंड किया गया है, वो कितना एजुकेटेड है, और साथ ही साथ वो कितना मोटिवेटेड है, यानी कि हमने उसको कितना मोटिवेट किया है। और उसी के आधार पर जो लेबर की क्वालिटी है वो अलग अलग होती रहती है। श्रम की एक बहुत बड़ी जो विशेषता है या कह लीजिए कमजोरी है वो ये है कि ये नेचर में पेरिशेबल होता है, यानी कि आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर इसका उपयोग नहीं किया गया तो ये खत्म हो जाती। जैसे मान लीजिए कि आज का काम अगर मैंने नहीं किया है तो मेरा आज का जो श्रम है वो बेकार चला गया है। मैं इसे बचा करके स्टोर करके नहीं रख सकता कि इसका उपयोग मैं कल करूंगा। पेरिशेबल इन नेचर। और इसीलिए चूंकि यह नेचर में पेरिशेबल है, नष्ट हो जाने वाला है, तो इसकी जो नेगोशिएशन पावर होती है वो बहुत कम होती है। नेगोशिएशन पावर कम होने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सौदेबाजी नहीं कर सकता कि नहीं मैं इतने में ही काम करूंगा। जो बाजार में जो प्रचलित मूल्य है उसके आधार पर ही उसे काम करना पड़ता है, क्योंकि मालूम है कि अगर वह आज काम नहीं करेगा तो आज की जो उसकी कमाई है वो खत्म हो जाएगी। मित्रों, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ फिर से आपको जानना होगा, अर्थशास्त्र की भाषा में श्रम के बदले में जो हमें प्राप्त होता है वह होता है वेज। वेज जिसे हम कहते हैं मजदूरी या कह लीजिए आप वेतन। जैसे लैंड के बदले में जो हमें मिलता है उसे हम रेंट कहते हैं, ठीक इसी तरह से अर्थशास्त्र की भाषा में लेबर के बदले में जो हमें मिलता है या जो हम देते हैं उसे हम कहते हैं वेजेस, मजदूरी या वेतन। ये लेबर के बारे में थोड़ी सी जानकारियां थी। अब जो तीसरा फैक्टर है फ्रेंड्स वो है कैपिटल। कैपिटल कैपिटल का मतलब देखिए सामान्य रूप से हम कहते हैं कि धन, पूंजी। डेफिनेटली वो पूंजी ही है, लेकिन यहां फिर से जैसे कि हमने लैंड के डेफिनेशन को बढ़ाया है, ठीक इसी तरह से आपने देखा कि लेबर के भी डेफिनेशन को विस्तार दिया है। तो यहां कैपिटल का डेफिनेशन भी वही नहीं है जो हमारे दिमाग में बना हुआ है। यहां को थोड़ा सा बस ये समझना पड़ेगा कि जो वस्तुएं हैं वे भी कैपिटल है, लेकिन कौन सी वस्तुएं? वे वस्तुएं जो आगे उत्पादन के लिए बनाई गई हैं। मतलब एक बार तो उन्हें बनाया गया, वो वस्तु हो गई, लेकिन उसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है उसका लेकिन उपयोग नहीं है। वो आगे और भी उत्पादन करेंगी, यानी कि उनका उपयोग उत्पादन के लिए किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर बनाया, तो कंप्यूटर एक चीज हो गई। अब उस कंप्यूटर का आप क्या करेंगे? कंप्यूटर का आप आगे उपयोग करेंगे। जैसे आपने कोई भी मशीन बनाई, तो मशीन का अपने आप में क्या उपयोग है ना, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस मशीन से आप और अधिक क्या मतलब उत्पादन शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक वस्तु बनाई जो मनुष्य ने बनाई, मैन मेड वस्तु है ये, और वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि वो आप आगे के उत्पादन में काम आ सके। तो इसीलिए इसकी जो परिभाषा दी जाती है कि वे वस्तुएं जो आगे उत्पादन के लिए बनाई गई हैं, या इसमें ये कह लें कि कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके जरिए हम और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और ज्यादा शब्द भी हटा दीजिए, तो जिसके जरिए हम प्रोडक्शन करते हैं। तो जो मशीनें हैं सामान्य तौर पर समझने के लिए आप कह सकते हैं कि उन्हें हम कैपिटल में शामिल करते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि इन्हें मनुष्य बनाता है, और ये पैसिव फैक्टर है, ये एक्टिव फैक्टर नहीं है। जैसे लैंड अपने आप में पैसिव फैक्टर है, उसी तरह से ये जो कैपिटल भी है अपने आप में पैसिव फैक्टर है। और इसीलिए कहा जाता है कि मशीन काम नहीं करती है, काम करता है मैन बिहाइंड द मशीन, यानी कि मशीन के पीछे आदमी काम करता है। तो आदमी ही इसे एक्टिव करता है, तो अपने आप में मशीन कुछ नहीं कर सकती। तो ये एक पैसिव फैक्टर है। हाईली मोबाइल है, मतलब इसको आप कहाँ से कहाँ, अब आप देखिए कि अमेरिका से मशीन ला करके आप भारत के किसी गांव में फैक्ट्री लगा दीजिए, तो अमेरिका से आप यहाँ ले जाइए, यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए। हाईली मोबिलिटी है इसकी, बहुत ज़्यादा मोबिलिटी है। और ये इसका जो नेचर होता है वो बहुत ही वेरिएबल होता है। वेरिएबल ये है कि इसकी आपूर्ति कभी कम हो जाएगी, कभी अधिक हो जाएगी। अगर आपको मशीन की ज़रूरत है तो आप मंगा लीजिए, ज़रूरत नहीं है तो आप मत मंगाइए। तो जब आप ज़रूरत है तो आप आपूर्ति आप कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है तो पता लगा आपकी आपूर्ति एकदम से रुक गई है। तो ये वेरिएबल इन नेचर है कि जैसा आपको ज़रूरत हो वैसा आप इसके साथ कर लीजिए।
और ये जो कैपिटल होता है ये समय के साथ इसकी कीमत कम होती चली जाती है। मतलब आप कह लीजिए कि डेप्रिसिएशन इसका होता चला जाता है। एक मशीन लाए हैं आप, 1 करोड़ रुपए की है, 2 साल के बाद वो 1 करोड़ रुपए की नहीं रह जाएगी, उसकी कीमत थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो कैपिटल है इसके बदले में जो आपको रिवार्ड मिलता है उसे हम कहते हैं ब्याज, इंटरेस्ट, राइट। ये है ब्याज, यानी कि कैपिटल के बदले में जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। और जो फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर है दोस्तों वो है उद्यमिता, जिसे हम कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, ये इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एक, चाहे वो व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो या संस्था हो। फ्रेंड्स, सामान्य तौर पर आपको लग रहा होगा कि अरे एंटरप्रेन्योर तो बन जाना बहुत आसान है, इसमें क्या रखा हुआ है, लेकिन ये शायद मुझे लगता है कि सबसे कठिन कामों में से एक है, सबसे कठिन कामों में से एक। क्योंकि उद्यमी करता क्या है? अभी हमने जितने भी फैक्टर्स की बात की है, 3 फैक्टर्स की हमने बात की है, लैंड, लेबर और कैपिटल। उद्यमी का काम होता है कि वह इन सारों का संयोजन करके, कोऑर्डिनेट करके या इन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके उत्पादन शुरू करे। और अगर आप कल्पना करके देखिए कि उद्यमी न हो तो आपके पास सारी चीजें हो, उत्पादन कैसे होगा, राइट। और केवल यह नहीं कि उद्यमी इनको कोऑर्डिनेट करके उत्पादन कर रहा है, बल्कि उत्पादन करने का जोखिम भी ले रहा है, वो रिस्क भी उठा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो कंपनी, वो उद्यम या कह लीजिए वो उद्योग बुरी तरह से फेल हो जाए और उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, उसकी अपनी पूंजी, उसका अपना समय, उसका अपना कैरियर। तो बहुत ज़्यादा जो जोखिम लेने का काम करता है वो उद्यमी ही लेता है। और अगर उद्यम न हो तो ये बेकार, ये जो 3-4 फैक्टर्स हैं हमारे पास, 3 जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो बेकार हो जाएंगे। इसीलिए इस जोखिम के बदले में उद्यमी को जो रिवार्ड मिलता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। जैसे कैपिटल के बदले में जो मिल रहा है इंटरेस्ट है, लैंड के बदले में जो मिल रहा है वो रेंट है, लेबर के बदले में जो मिल रहा है वो वेजेस हैं, तो इंटरप्रेन्योरशिप के बदले में जो मिल रहा है वो है प्रॉफिट, यानी कि लाभ। और सच पूछे तो किसी भी देश का जो इकोनॉमिक इंजन होता है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक इंजन, वो बेसिकली उद्यमी ही होता है। आप देखिए कि कितने जो इनोवेटर्स हैं, जो नई नई चीज़ें बना रहे हैं, वो उद्यमी ही बना रहे हैं, राइट। बिजनेस को शुरू करने वाला उद्यमी ही होता है। इनके बारे में सोच करके देखिए कितना इनका कितना बड़ा नेटवर्क होता है। ये नहीं कि केवल उत्पादन कर लिया और बात खत्म हो गई। मार्केट में कैसे पहुंचेगा, दूसरे लोग किस तरह का उत्पादन कर रहे हैं, उनके रेट्स क्या हैं, फिर कंपटीशन हो रहा है, फिर इनका पता लगा सामान सड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट के जरिए कैसे सामान वहां तक पहुंचेगा, इनका सामान नहीं बिक रहा है क्योंकि दूसरे की कीमतें कम है। इन सब की जानकारी इनको होती है और इन सब के ऊपर इनको निर्णय लेना होता है। तो उद्यमी का काम है वो बहुत जोखिम का काम है। और इसीलिए देखिए कि इनको प्रॉफिट भी मिलता है, इनको प्रसिद्धि भी मिलती है, इनकी रेपुटेशन भी होती है। तो दोस्तों, जो जोखिम लेने का काम करने वाला व्यक्ति होता है वो होता है उद्यमी, राइट। तो 4 फैक्टर्स के बारे में हमने अलग अलग बातें की हैं। आइए अब थोड़ा सा भारत के संदर्भ में इन फैक्टर्स को हम देखते हैं, जिसके बारे में चर्चा अक्सर अखबारों में होती रहती है। देखिए, जहां तक लैंड का सवाल है, लैंड की कोई प्रॉब्लम भारत में नहीं है। लैंड की जो हम डेफिनेशन देख चुके हैं, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। या ये केवल भारत ही नहीं बल्कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। अफ्रीका के देशों को देखिए तो काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? भारत के बारे में कहा जाता है यह धनी संसाधनों का गरीब देश है। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सब कुछ है, हमारे पास मैन पावर भी है, इसके बाद भी हम गरीब हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम ये नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन नहीं करेंगे, हमारे पास संसाधन है, संसाधनों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम कैसे धनी बनेंगे? मेरे पास दुनिया भर का सोना है लेकिन ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है, मैं उसका उपयोग ही नहीं कर रहा हूँ, या यूँ कह लीजिए कि मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं तो गरीब ही हूँ, मैं तो भीख ही मांगता रहूँगा, भले ही मेरे पास 10 किलो सोना मेरे घर के नीचे दबा हुआ हो। तो रिसोर्सेज का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा कभी भी विकास नहीं हो सकता। और जो अंडर डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके सामने यही प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज तो हैं, यानी कि लैंड तो है, लेकिन बाकी जो 3 फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स नहीं है। अब हम लेबर को देखते हैं।
अलग अलग फैक्टर्स को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे भारत में अगर हम लेबर की बात करें तो हमारे पास लेबर है, हमारे पास बहुत जनसंख्या है और ये भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए देखिए कि दुनिया के जो दूसरे डेवलप्ड कंट्री हैं वो भारत में आकर के उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें सारी चीज़ें सस्ते मूल्य पर मिल जाती हैं, श्रम सस्ते में मिल जाता है, दूसरी चीज़ें भी अपेक्षाकृत सस्ते में होती हैं। तो हमारे पास लेबर तो है, संख्या में हम हैं, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है और मोटिवेटेड नहीं है, जिसकी चर्चा मैंने इससे पहले की थी। इसीलिए आप देखिए कि स्किल्ड लेबर के बारे में सरकार कैसे नीतियां लेकर के आती, कौशल विकास, हम अपने लोगों का कौशल विकास करें, कौशल विकास करें। हालांकि ठीक है, काम सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए, जैसे अगर हम खेती के क्षेत्र में चले जाएं तो हमारे किसान ठीक है खेती कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन दुनिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी तुलना में हमारा प्रोडक्शन बहुत कम है प्रति एकड़ देखें। क्यों? क्योंकि हमारे जो किसान है वो स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, साइंटिफिक तरीके से वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। ठीक इसी तरह से लेबर के बारे में है, दूसरे क्षेत्रों के बारे में है। तो सरकार कौशल डेवलप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर हमारे पास लेबर स्किल्ड हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि वो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, अच्छे से प्रोडक्शन करेगी। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। साथ ही साथ उसके द्वारा प्रोडक्ट की गई चीज़ों की क्वालिटी भी बेहतर है, क्योंकि वो स्किल्ड है, मोटिवेटेड है, उसको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए। तो हमारी लागत कम आ जाएगी, और जब लागत कम आएगी तो हम दुनिया के बाजार में बहुत आगे निकल सकते हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो लेबर के साथ हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज़्यादा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कम है। ये एक अलग से टॉपिक है, लेकिन यहाँ केवल एक थोड़ी सी सूचना भर देने के लिए मैंने इसकी चर्चा की है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम में कहाँ कमी है। ठीक है, हाँ, मानसिक श्रम के बारे में हम काफ़ी आगे हम देखिए कि इसीलिए सर्विस सेक्टर में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, डॉक्टर्स हैं, सब हैं। लेकिन जो फिजिकल लेबर वाला फील्ड है वो अभी हमारा काफ़ी कम है। अब दोस्तों हम आते हैं कैपिटल पर। कैपिटल की क्या स्थिति है? देखिए, आपको रिसोर्सेज का अगर इस्तेमाल करना है तो रिसोर्सेज का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर आपके पास लेबर भी है तो? क्योंकि कैपिटल के बारे में आपने देखा ना कि हमें मशीन चाहिए, उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए हमें साधन चाहिए, मशीन चाहिए, और इसी में आप टेक्नोलॉजी को भी शामिल कर सकते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, क्योंकि ठीक है उसके दूसरे ऐतिहासिक कारण रहे हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उस समय नहीं हो पाया, जबकि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। हम बहुत पिछड़ गए हैं, लोगों ने जानबूझ करके हमें पीछे बनाए रखा, क्योंकि उपनिवेशवादी ताकतें हम पर शासन कर रही थी। वो एक अलग मुद्दा है जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो देखिए, भारत भी जो नीतियां लेकर के आता है उसमें क्या है, हम कहते हैं मेक इन इंडिया, भारत में आइए और बनाइए। फिर असेंबल इन इंडिया की बात की जा रही है कि आप भारत में आइए और असेंबल कीजिए और इसके बाद एक्सपोर्ट कीजिए, है ना, ताकि हमारे पास कैपिटल आ सके। हम एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप इन्वेस्ट कीजिए, हमारे पास कैपिटल आए, हमारे पास धन आए, हमारे पास टेक्नोलॉजी आए, ताकि हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकें। तो हमारे कैपिटल की प्रॉब्लम है। इसके बाद है इंटरप्रेन्योरशिप। भारत में अब इंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप देखिए कि कितनी कोशिशें की जा रही हैं। जो स्टार्टअप है वो यही है कि हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमिता के लिए आगे आएँ। सरकार लगातार इस बात में लगी रहती है कि हमारे लोग नौकरी करने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने, चाहे वो लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, बड़े उद्योग हों, हमारे अपने लोग खोलें ताकि उसमें नौकरियां दे सके। तो ये तो उद्यमी ही कर सकेंगे। जब तक उद्यमी नहीं आएंगे, हिम्मत जुटा करके सामने नहीं आएंगे, तब तक फिर सारी चीज़ें होने के बावजूद हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नतीजा ये होगा कि विदेश वाले आएंगे, भारत में उद्योग लगाएंगे, वो मालिक होंगे और हम सब नौकरी कर रहे होंगे। तो इसलिए सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय ही उद्यमी बने। आइए अब हम इन चारों कारकों को इस एक बड़े खूबसूरत और बड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि उद्योग लगाने के बारे में सोच रहे हैं, और जो उद्योग लगाता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं बोलचाल की भाषा में। इसे ही हम कहते हैं उद्योगपति, क्योंकि आप एक उद्योग लगाने जा रहे हैं और उस उद्योग के आप मालिक होंगे। तो लोग बोलने में इसे ही कहते हैं उद्योगपति, और अर्थशास्त्र में इसे कहा जाता है इंटरप्रेन्योर।
तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपने ये फैसला किया है कि मुझे जूते की एक फैक्ट्री लगानी है, राइट? तो अब आप कैसे इसकी शुरुआत करेंगे और देखिए कैसे आपकी फैक्ट्री लगेगी। इसमें हम उत्पादन के जिन 4 कारकों के बारे में पहले बात कर चुके हैं, उनकी भूमिकाओं को देखेंगे और मैं समझता हूं कि इसको जानने के बाद शायद आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं और अधिक स्पष्ट हो सकेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो स्वाभाविक है कि आपको एक जगह का चयन करना पड़ेगा कि मुझे इस जगह पर फैक्ट्री लगानी है। तो ठीक है, आप जगह का चयन कैसे करेंगे, है ना? उसके और दूसरे कारण होते हैं कि आपको लगे कि वहाँ आपको लेबर मिल जाए, वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, है ना? तो उसके आधार पर आप जगह का चयन करते हैं। तो अब आपने फैसला किया कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर या इसके आसपास जूते की फैक्ट्री लगानी है। तो अब आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको अब ज़मीन चाहिए। तो अब आप किसी किसान के पास जाएंगे, ऐसे लोगों के पास जाएंगे जहाँ आपको लगता है कि इनके पास ज़मीन है और आप उनसे जा कर के बातचीत करेंगे और बताएंगे कि भैया मैं यहाँ जूते की फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, आप मुझे इतनी ज़मीन चाहिए, दे दो। तो वो ऐसे ही तो आपको ज़मीन नहीं दे देगा, है ना? वो आपसे कहेगा कि भाई ठीक है, मैं ज़मीन तो आपको दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं इतना रेंट लूँगा, या इसे कह लीजिए कि मुझे इतना किराया चाहिए। ठीक है, आप उससे नेगोशिएशन करेंगे और एक बात पक्की हो जाएगी कि ठीक है, मैं आपको हर साल इतना रेंट दूंगा, लेकिन मुझे ज़मीन 25 साल के लिए चाहिए, 50 साल के लिए चाहिए, जो भी आप बात करेंगे। क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए आप जो ज़मीन लेंगे तो 1-2 साल के लिए तो लेंगे नहीं, एक लंबी अवधि के लिए लेंगे। तो आपका उसके साथ, उस किसान के साथ, उस ज़मीन के मालिक के साथ कांटेक्ट हो गया और उस कांटेक्ट के तहत ये बात निश्चित हो गई कि आप हर साल उसे इतना रेंट देंगे। तो देखिए, ज़मीन के बदले में जो रेंट दिया जाता है, एक कारक यहाँ शामिल हो गया है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर वो ज़मीन नहीं मिलती तो आप क्या करते? कहीं ना कहीं तो आपको ढूंढते ही, दूसरी जगह ढूंढते, लेकिन ज़मीन आपको चाहिए। तो अब आप उसका किराया दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, पहला कारक। लेकिन अब बात इसी से नहीं बनेगी, है ना? अब आप सेकेंड स्टेज पर आएंगे। अब उस जमीन पर आपको फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग बनानी है और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उसमें फिर आपको अपनी मशीनें भी लगा ली है। जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी आप उसमें ला करके उन सबको फिट करेंगे। अब इन सब के लिए आपको पूंजी की ज़रूरत होगी, है ना? कैपिटल चाहिए आपको। हम अब सेकेंड फैक्टर पर आ रहे हैं, कैपिटल चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत कैपिटल आपके पास खुद की भी होगी, लेकिन यहाँ मैं देखिए एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। मान लीजिए कि आपके पास अपनी ही ज़मीन है और आपके पास खुद का ही कैपिटल है और आप छोटी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। आपको ना बैंक से पैसा चाहिए, ना पब्लिक से पैसा चाहिए, आप खुद इतने में समर्थ हैं कि आप अपनी ही पूंजी से फैक्ट्री लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि यहाँ भी आप जब वस्तु के मूल्य का निर्धारण करेंगे कि जो आप वस्तु पैदा कर रहे हैं उसकी कीमत आप कितनी रखेंगे, तो यहाँ बकायदे आपको अपनी ही ज़मीन क्यों न हो, उसका कितना रेंट आपको मिल सकता था, आप उसकी लागत को जोड़ेंगे और आप जो इसमें पूंजी लगा रहे हैं उसका आपको कितना ब्याज मिलता अगर आप उसे बैंक में रख देते तो उससे भी जोड़ेंगे। याद रखिए, आप ये मत समझिए कि भैया मेरी पूंजी है, मेरी ज़मीन है तो ठीक है, इसको जोड़ने की क्या ज़रूरत है। अर्थशास्त्र में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, बकायदे उन्हें भी जोड़ा जाता है। खैर, तो अब आपको कैपिटल चाहिए। हम तो चूंकि एक अलग तरीके से बात कर रहे हैं, तो आइए, अब आपको धन चाहिए। तो धन के लिए आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक से कहेंगे कि भैया मैं ऐसे ऐसे जूते की फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ और मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, बैंक आपसे बातचीत करेगा, आपके सामर्थ्य को देखेगा, आपके प्रोजेक्ट की जानकारी लेगा, क्योंकि बैंक भी तो इंश्योर होना चाहेगा ना कि वो 100 करोड़ रुपए जो आपको दे रहा है आप उसका सही उपयोग करें और वो पैसा उसे लौटा सकें। तो आपकी सारी चीज़ों की वो जांच पड़ताल करने के बाद वो कहेगा कि ठीक है, हम आपको 100 करोड़ रुपए दे देते हैं, इसके बदले में हम आपसे 10% की दर से ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट। ठीक है, आप नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, 10%, 9%, 9.5% या 10% जो भी है फाइनल हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ दूसरा कारक आ गया और वह है कैपिटल, है ना? अब आपको पैसा मिल गया, अब उस पैसे से आप बिल्डिंग बनवाना शुरू करेंगे। आपको जो भी कैपिटल गुड्स की ज़रूरत है, मशीनें चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए आप वो सारी चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। आप कल्पना करके देखिए कि आपके पास ज़मीन होती और कैपिटल नहीं होता तो आप क्या कर लेते? जरूरी है ना, उसके बिना तो आप चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि ज़मीन तो उस किसान के पास भी थी
वो तो कुछ नहीं कर रहा था ना, या जो कुछ भी कर रहा होगा खेती बाड़ी कर रहा होगा, उसको अब आपको ज़मीन किराए पर देने से लग रहा है कि ज़्यादा आप वो कमाई कर सकता है। तो ये हो गया कैपिटल। जब आपकी बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई, मशीनें आ गई, मशीन फिट हो गई, तो अब आपको किस फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी? अब आपको चाहिए फ्रेंड्स लेबर, श्रम। देखिए, जब हम श्रम की बात करते हैं तो उसमें टेक्निकल पर्सन से लेकर के और नीचे तक का व्यक्ति शामिल है जो अपना श्रम दे रहा है। चाहे आप उसे स्किल्ड लेबर के रूप में ले लें, टैलेंट के रूप में ले लें, प्रोफेशनल्स के रूप में ले लें, जिस रूप में भी लें। जो भी व्यक्ति आपके यहाँ आ करके काम कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर आवर्स आपकी फैक्ट्री को दे रहे हैं और उसके बदले में आप उन्हें वेतन दे रहे हैं, उन्हें मजदूरी दे रहे हैं, और सबसे अच्छा शब्द होगा कि मेहनताना दे रहे हैं। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे श्रम के लिए? तो दोस्तों, इसके लिए आप लेबर मार्केट में जाते हैं। सामान्य रूप में हम कहते हैं लेबर मार्केट में जाते हैं, है ना। आप विज्ञापन देंगे कि भाई हमें इस तरह का टेक्नीशियन चाहिए, इस तरह के हमको कंप्यूटर वाले चाहिए, यहाँ अकाउंट वाले चाहिए। आप बाकायदे विज्ञापन देंगे, वो आपको इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, आप उनकी भर्ती करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो लेबर फोर्स होगा पूरा का पूरा वो तैयार हो जाएगा और उसमें बाकायदे बातचीत हो जाएगी कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे, इतनी सैलरी देंगे, इतनी सैलरी देंगे। अब ये तीसरा कारक आपके पास आ गया है लेबर। तो जैसे ही लेबर आ जाती है तो काम आपका शुरू हो जाता है। अब फैक्ट्री चलने लगी है ना, फैक्ट्री चल रही है, लोग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, एक सिस्टम के तहत काम हो रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आपके पास भी अपनी टीम है, वो सब सुपरवाइज कर रहे हैं। अब जूते बनने शुरू हो गए, अब जूतों का उत्पादन शुरू हो गया कि वस्तु का उत्पादन हो रहा है, जूते का उत्पादन हो रहा है। तो दोस्तों, अब ये जो जूते का उत्पादन हो गया है, तो अब देखिए कि जो इंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, जो कि यहाँ आप हैं, अब आप क्या करेंगे? आपको अब जूतों की कीमत निर्धारित करनी है कि इस जूते की कीमत या इन जूतों की कीमत मैं कितनी रखूं कि मुझको लाभ मिल सके। क्योंकि बिना लाभ के तो कोई उद्योगपति उद्योग लगाएगा नहीं। आप कल्पना करके देखिए कि आप जूते की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, आप दिमाग में थोड़े से तस्वीरें लेकर के आइए ना, थोड़े से दृश्य लेकर के आइए, बिंब लेकर के आइए। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे ही तो नहीं करेंगे, इसके बदले में भी आपको कुछ चाहिए। जैसे जमीन वाले को आपने रेंट दे दिया, बैंक से आप पैसा लेकर के आए, कैपिटल लेकर के आए, तो उसके बदले में आप ब्याज दे रहे हैं। आपने अपने यहाँ इतने लोगों को रखा हुआ है तो उनके बदले में उनको मेहनताना दे रहे हैं। तो आप क्या लेंगे? आप भी लेंगे। और इंटरप्रेन्योर का जो इसके बदले में जो भी श्रम कर रहा है, कह लीजिए, जो उसको मिलता है, इंटरप्रेन्योर को जो उसकी सारी मेहनत के बदले में मिलता है दोस्तों, उसे ही कहा जाता है लाभ, प्रॉफिट। और आप कल्पना करके देखिए कि आपको लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ना लाभ है ना हानि है, तो कुछ दिनों तक आप फैक्ट्री को चलाते रहेंगे इस भरोसे में कि शायद आगे लाभ मिल जाए। लेकिन आगे लाभ मिलना तो छोड़िए, अब धीरे धीरे हानि होने लगी है। और जब एक सीमा के बाद आपको लगेगा कि आप इस हानि को बर्दाश्त नहीं कर सकते और भविष्य में लाभ की कोई संभावना नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आप उत्पादन को बंद कर देंगे। यानी कि लाभ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन लाभ मिलना बंद होगा, हानि होनी शुरू हो जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा हानि दिखाई देने लगेगी तो उत्पादन बंद हो जाएगा। राइट। तो अब आप देखिए कि यहाँ लाभ का भी इक्वल रोल है। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक और आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसे ध्यान से सुनिएगा। आपकी यहाँ जो भूमिका मैंने रखी है वो एक इंटरप्रेन्योर की भूमिका में आप हैं, एक उद्यमी की भूमिका में है। आप अपने रोल को अब थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश कीजिए, संवेदनशीलता के आधार पर महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आप कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, जमीन तो पहले भी थी, बैंक के पास पैसा भी पड़ा हुआ था, वो भी था, और लोग भी मार्केट में थे, लेबर भी थे, टेक्नीशियन भी थे, अकाउंटेंट भी थे, मैनेजमेंट के लोग भी थे, है ना, प्रोफेशनल्स, और जो आपको जरूरत है वो सब चीजें थी, कच्चा माल भी था, मार्केट में लेदर भी था, सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन वो सब क्या हो रहे थे? कुछ नहीं, सब बिखरे हुए थे। इनको जोड़ने का जो काम किया है, इनको इकट्ठा करके और उत्पादन में जो कन्वर्ट किया है, वस्तु में कन्वर्ट किया है, वो किसने किया है? वो उद्यमी ने किया है, आपने किया है। मतलब आपने ही इनकी जितनी भी क्षमताएं थी, देखिए सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। जमीन की क्षमता रेंट हासिल करने की है, व्यक्ति की क्षमता वेजेस हासिल करने की है,
राइट? जो कैपिटल की क्षमता है वो इंटरेस्ट हासिल करने की है। ये सब तो डल पड़े हुए थे ना, कुछ नहीं कर रहे थे। आपने इनको एक जगह इकट्ठा किया, कोऑर्डिनेट किया, अपनी बुद्धि का उपयोग किया, अपने टैलेंट को आपने यूटिलाइज किया, लोगों के पास गए, भाग दौड़ किया और इस प्रोजेक्ट को कार्य रूप में परिणित किया। तो दोस्तों, उद्यमी का कितना बड़ा रोल होता है एक उद्योगपति का उत्पादन के क्षेत्र में, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बड़ा रोल होता है। अदरवाइज हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते रहें उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर हम उद्यमी बनना चाहते हैं तो रिसोर्सेज तो होने चाहिए, लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज से बात नहीं बनेगी। इसीलिए देखिए कि हमारा देश लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि हमको उद्यमी बनाने हैं, हमको उद्यमी बनाने हैं, हमको उद्यमी बनाने हैं, ताकि हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम खुद कर सकें, हमारे लोगों के द्वारा ही उनका इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, विदेश के लोग आएंगे, वो पूंजी निवेश करेंगे, ठीक है, हम उन्हें आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन वो निवेश करने के बाद जो प्रॉफिट का पार्ट है वो तो लेके चले जाएंगे ना अपने देश। यहाँ मैं आपको खासकर अंत में केवल ये बताना चाह रहा हूँ और विशेष रूप से जोर देकर के बताना चाह रहा हूँ कि क्यों उद्यमी इतना महत्वपूर्ण है ये पूरे के पूरे उत्पादन के कारकों में। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस उदाहरण के जरिए शायद अब जो उत्पादन के कारक बिखरे बिखरे से थे जो अभी आपने सुने, वो अब एक जगह इकट्ठे होकर के आपको एक अलग किस्म का आनंद दे रहे होंगे, या यूं कह लीजिए कि आप में एक अलग किस्म की समझ पैदा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में आपको एक परिचयात्मक जानकारी तो डेफिनेटली मिल ही गई होगी, और मुझे लगता है कि इतनी जानकारी ही आपके लिए पर्याप्त होगी, ताकि अर्थशास्त्र के बारे में जब आप आगे कुछ और लेक्चर सुनेंगे और जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उन्हें आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, इस टॉपिक को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।